मोअज़्ज़ज़ अरकीन, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफ़कून। वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या अय्युहन नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور। صدق الله العظीम। सूरह अल-फातिर की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, लोगो अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ बहके फिरते हो। और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुमको छुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगम्बर छुटलाए गए हैं और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे और न शैतान फ़रेब देने वाला तुम्हें फ़रेब दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कअब इब्न इयाद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितनह व फ़ितनतु उम्मती अलमाल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत कअब बिन इयाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हर उम्मत के लिए एक फ़ितना है और मेरी उम्मत के लिए फ़ितना माल है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तैबा अपना दयार हो जाए, तैबा अपना दयार हो जाए, जिंदगी लालाज़ार हो जाए,
जिंदगी लालाजार हो जाए। जिक्र रुखसार हुजूर करें, जिक्र रुखसार हुजूर करें, यूं खज़ां भी बहार हो जाए। अपनी सांसों का नूर कीजिए अता, अपनी सांसों का नूर कीजिए अता। अब फजा साजगार हो जाए। पार बेड़ा उसी का है हसनी, पार बेड़ा उसी का है हसनी, जिसको आका से प्यार हो जाए। तैबा अपना दयार हो जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आर सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 111 जी, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। सर, जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा भी है कि ये पहले भी हाउस में आ चुका है एक दफ़ा, लेकिन चूँकि रोटा डे या वो मुख्तलिफ़ वजह से क्वेश्चन मिस हो जाते थे, तो फिर मैंने कायमा कमेटी प्लानिंग जनाब अब्दुल कादिर गिलानी साहब को रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा, मैंने उनको ख़त लिखा। उन्होंने सर दाखिला कमेटी में फिर उसको एजेंडे पे रखा, सॉरी प्लानिंग कमेटी के एजेंडे पे रखा। वहाँ पर सर जब उनसे पूछा गया प्लानिंग मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो दोनों ने कहा कि सर ये कैंसर एक मुज़िर मर्ज़ है और महंगा इलाज है, लेकिन जो शोर एनजीओ है उन्होंने कहा कि हम 77% इस मर्ज़ की अद्वियात के लिए पाकिस्तान में हम देंगे, 27% पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें दे,
पूरे पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों मिनिस्ट्रियां ये कहने से कासिर हैं कि वो हम क्यों नहीं दे रहे। वो मानते भी हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या आपका? सर क्वेश्चन ये है कि जो रोज जो ये एनजीओ है, जब उन्होंने कहा कि हम आपको ये पेमेंट 78% हम देंगे, 20% 27% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दें, उन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री ने इसमें पैसे नहीं रखे। मैं इसकी वजह पूछना चाह रहा हूँ कि जब पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए आप जब बात करते हैं कि नारेवाल में हमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जब तक एक शख्स सेहतमंद नहीं होगा वो पहुंचेगा कैसे? हेल्थ थी ना स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री इसकी। जी सर, हेल्थ है ना स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री इसकी। सर नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनती है इसकी प्लानिंग मिनिस्ट्री, क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री ने इसका बजट रखा नहीं। हेल्थ कहते हैं कि हमने कहा था। हम पूछते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से। जी वजिया कमर साहब। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इस प्रोजेक्ट की अहमियत से तो इनकार किसी को भी नहीं है, और साथ ये देखें कि ये फेडरल टेरिटरी को केटर करता है। ये प्रोजेक्ट ICT AJK GB 2 बिलियन जो है वो रॉश इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 789.35 मिलियन 3 कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और हेपेटोसेलुलर कैंसर के लिए फेडरल इसके अंदर शेयर है। अब इसके अंदर जहाँ इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, वहाँ ये बात भी है कि जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं और सारे प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करना भी एक ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। ये प्लानिंग कमीशन में सितंबर 18, 2024 में ये टेक्निकल कमेटी के पास ये PC1 बन के आया, जो कि उस वक्त तक अकॉर्डिंग टू PFM रूल्स ये मुमकिन नहीं था कि इसको उसमें शामिल किया जा सकता, जो कि मार्च में इसकी डेट ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन जून तक, जो कि बहुत अहमियत के कोई प्रोजेक्ट्स हों उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। अब इसके अंदर एक चीज़ दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि ये डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है नहीं है, इसके अंदर अगर ये किया जाए कि रिकरिंग बजट जो फाइनेंस अगर इसके अंदर सपोर्ट करे, तो उसमें से इनको ग्रांट जो कि 5 साल पे मुहित है, ये 789.35 मिलियन की वो रिकरिंग बजट से इसमें दी जाए, तो उसमें यह कि इसका एक हल निकल सकता है। उसके अलावा अगर डेवलपमेंट बजट से ही जाना है तो इसके लिए 2025 का फिर इंतज़ार के अलावा और कोई दूसरी रास्ता नहीं है। शुक्रिया। पहले इशू एक बहुत सीरियस है और इसमें 789.35 मिलियन कहीं ना कहीं से स्क्वीज इन करके निकालना नहीं होगा। इसको नेक्स्ट बजट के लिए ना इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट बजट का ना इंतज़ार कीजिएगा, वो तो फिर जुलाई और अगस्त में जाके, तो इसको आप टेकअप कीजिए और कहीं ना कहीं से और पैसे निकाल के, बिकॉज आप ये देखें 2 बिलियन आपको मिल रहा है एक कंपनी से, और ये तो इसका कुछ सोल्यूशन लेके इसका मैं दूसरा भी सवाल है, इसका कुछ सोल्यूशन लेके तो हमें कल परसों तक बताइए। मैं भी एहसन इकबाल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, सेक्रेटरी प्लानिंग को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश निकालें। जी डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू सर। सर ये रिगार्डिंग कैंसर ही क्वेश्चन है कि हमें ये कहा जाता था कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हेल्थ कार्ड है उसमें कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट की जाती है, 10 लाख तक उनको सपोर्ट की जाती है। लेकिन सर अभी रिसेंटली ये पता चला है कि AJK GB और ICT के भी कुछ एरियाज़ जो हैं उनको कवर नहीं किया जाता, तो इसके लिए भी कोई सलूशन होनी चाहिए, या फिर हमें ये बताएं कि वाकई में उनको कवर नहीं दिया जा रहा है या इनको कवर दिया जा रहा है। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स अभी तक आए हैं जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने यही बताया है कि AJK GB और ICT के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ कार्ड की सपोर्ट नहीं है। जी वजिया कमर साहब, ये सवाल जी पर्टेन हेल्थ मिनिस्ट्री से कर सकता है, प्लानिंग के पास इसका जवाब कोई नहीं है, तो मैं इनसे कहूँगी कि ये नेक्स्ट सेशन में हेल्थ मिनिस्ट्री को ये क्वेश्चन इनसे फ्रेश क्वेश्चन ले लेंगे। मगर शाजिया अपना वजिया कमर साहब ये बताइए कि ये स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री ने क्यों इसको डिले किया? स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री ने जी इसको डिले किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इससे पहले ये प्रोजेक्ट नहीं था? इससे पहले भी ये प्रोजेक्ट था जी। तो यहाँ पर इन्होंने ये जवाब में क्यों लिखा है दिस बीइंग अ न्यू
project was submitted to PSD by the debt. अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट जी इससे पहले चल रहा था, यही रॉश वालों का ही, जिसकी फंडिंग भी हो रही थी। एक तो हमें रिटर्न एक जवाब लेके दीजिए स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री से कि why did they delay the PC1 of a very crucial life saving जी बिल्कुल बिल्कुल, एक ये जवाब हमें इन राइटिंग दीजिए, और दूसरा मुझे भेज दीजिएगा, उनसे लेके हम इनको भी दे देंगे। जी, मेरे पास चीफ जो स्पॉन्सरिंग दे शुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डिलेइंग, जिसमें कि इंसान की जान बचती है। बिल्कुल तो जी, वो 18 सितंबर को टेक्निकल कमेटी के पास आया है। राइटिंग हमें दीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला साहिबा। क्यू स्पीकर साहब, सर क्वेश्चन नंबर 112। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस इज़ वेरी इंट्रिकेट, और पाकिस्तान काफ़ी सालों से प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काम कर रहा है। सर ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जो मिनिस्टर साहब ने यहाँ लिख के भेजा है फ़ेज़ 1 के अंदर जो 10 हैं, इसमें से अगर मैं सिर्फ PIA के हवाले से बात करूँ तो सर देयर आर सर्टन कंसर्न्स रिगार्डिंग डिफरेंट क्वार्टर्स कि क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है क्या इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन को, एंटिटी को प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो सकेगी, क्या उसके पास वो कैपेसिटी है कि नहीं है। दूसरी अहम चीज़ सर ये है जो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि वर्ल्ड बैंक हैज़ आल्सो शोन कंसर्न about Pakistan's approach to privatization of SOEs, especially with regard to judicial activism. सर हमारे यहाँ जो केसेस हुए हैं और जो डिसीजंस आए हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड रेकोडेक माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई लिटिगेशन में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत मुतासर हुआ है इसके बाद कि पाकिस्तान इज़ एन अनट्रस्टवर्दी पार्टनर इन ऑनरिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, तो क्या इन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि अगर लिटिगेशन में जाते हैं एम्प्लॉयज़ या कोई और इश्यूज होते हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? गुल असगर खान साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी जनाब स्पीकर, जैसे शमीला फारूकी साहब ने फरमाया, सर बड़ा डिटेल प्रोसेस है इसका, इस पर बाकायदा पहले हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे PIA की इन्होंने कहा, तो PIA के ऊपर हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है हमारा एंसन जॉन है और EY, इस वर्ल्ड नोन और टॉप 4 के अंदर आता है, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है और उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फरवरी में हमने इसको फरवरी 2024 में हमने इसको स्टार्ट किया सर, और इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू क्लोज ये जो हमारा 30 अक्टूबर सर, इसको हम इंशाल्लाह ताला फाइनल करने जा रहे हैं। और इसमें पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था। सबसे पहले सर उसको हम जो बिडर एवेल्यूएशन थी, फिर कंसल्टेंट के बाद सर जो डॉक्यूमेंट्स बने उसके ऊपर प्रोसेस था, और फिर सर इसके ऊपर बोर्ड है हमारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड, जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो उसके सेक्रेटरी हैं। फिर इसके ऊपर सर प्राइवेटाइजेशन जो हमारी पूरी एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन बनी हुई है, उसके ऊपर अप्रूवल हुई सर फाइनल। और इस पे हमने सर किया ये कि PIA के एसेट्स को पार्क कर दिया, सेपरेट पार्क कर दिया, और जो इसके आपके जो ऑपरेशनल जो एसेट्स थे उसमें हम उसको साइड पे ले गए, तो वो PIA कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से सर फाइनल बिडिंग जो फाइनल जो आपकी इसकी बोली होनी है वो इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को होगी। बहुत शुक्रिया जी। देयर इज नो अदर क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद जावेद हनीफ खान साहब, नॉट प्रेजेंट। ख्वाजा इजहार साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट प्रेजेंट। सैयद शैला रज़ा साहबा का ये ट्रांसफ़र हो गया है पावर डिवीज़न। सैयद अमीनुल हक साहब। शुक्रिया जनाब वाला, बड़े इम्पोर्टेंट सवाल है कराची के हवाले से। कराची पानी की बूंद बूंद को तरसता है। नंबर सवाल नंबर मुझे नहीं सर, मिल क्वेश्चन नंबर है 117। आंसर भी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री कीजिए जी। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, कराची पानी की बूंद बूंद को तरसता है, और यकीनन K4 का मंसूबा कराची के लाइफ लाइन का बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। पिछले 10 साल से ये मंसूबा चल रहा है, लेकिन ये मंसूबे पाए तकमील को पहुंचता हुआ नज़र नहीं आता है। पहले 26 अरब था और अब गालिबन वफाकी हुकूमत ने ये सूबाई हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत के पास आ गया
मैडम बताती हैं कि 126 अरब रुपए 126 बिलियन का लागत से ये मनसूबा बनने जा रहा है। जनाबे वाला 2 सवाल पूछा था और दोनों सवाल का जवाब गो के मौजूद है। एक तरफ ये बताते हैं कि गालिबन 49.64% काम मुकम्मल हो चुका है जी। दूसरा ये बता रही हैं कि काम को जो मुकम्मल होना है डेट विल टेक द 87 मंथ, यानी कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है और ये मनसूबा जो कि 2014-15 में शुरू हुआ, कहते 87 मंथ का मतलब हो गया 7 ईयर। इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से वापडा के वफाक हुकूमत ने अपने हाथ में ये मनसूबा लिया है और तेज़ रफ्तारी बर्क रफ्तारी के साथ 49.64% पर काम मुकम्मल कर दिया है, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सवाल अब आपका क्या है कि 87 मंथ्स में होगा, तो ये तो 8 बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम। मेरी अर्ज ये थी जनाबे वाला, मेरा ख्याल है कि मैं सप्लीमेंट्री सवाल पूछने के बजाय मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि K4 मनसूबे के हवाले से एक कराची की जो मैनेज हैं उनकी एक ब्रीफिंग रख दी जाए ताकि हमें पता लगे कि सूरत हाल कहाँ तक चाली और उसके बेहतरी के लिए हम क्या प्रपोजल पेश कर सकते हैं। जी अपना वजिया कमर साहबा। मेरी कल भी मोअज़्ज़ज़ मेंबर से बात हुई और हमने इसी पे डिस्कस किया कि हम एक मिनिस्ट्री में इनकी भी तसल्ली हो जाएगी, कराची से और मेंबर्स भी जो भी इंटरेस्टेड हों, एक तमाम स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे बुला के एक इनके लिए प्रेजेंटेशन का अहतमाम किया जा सकता है और उसके लिए आज सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने भी गो हेड दिया है। अब इसके अंदर ये है कि देखें, इसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मल्टीपल हैं, जिसकी वजह से एक जो ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है 126 बिलियन का, इसमें वापडा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब वापडा के साथ सिंध गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर कॉपरेट करना है। अब जब ये कि वो जो ऑगमेंटेशन का काम है, बाकी जो स्टोरेज के लिए और पाइपलाइंस का के लिंकेजेस का, वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा, ये एक इन सिंक ये काम जितना चल रहा है ये मुकम्मल हो नहीं सकता। इसके अंदर फंड्स की एलोकेशन का कोई इशू नहीं है। 30 बिलियन जो अवेलेबल है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया गया है और उसके बाद 2025 इसकी जो कंप्लीशन डेट है। लेकिन बाकी जितनी भी डिटेल जो है वो हम एक प्रेजेंटेशन में मोअज़्ज़ज़ मेंबर और इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड हो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, दे आर मोस्ट वेलकम और वो हम उसको अरेंज कर देते हैं। अमीन साहब ये कह रही हैं 2025 में, दैट मीन्स बिफोर जून 2025 ये कंप्लीट हो जाएगा, नॉट 87 मंथ्स। तो मेरा ख्याल है ये एक तो प्रेजेंटेशन रख लें अभी इसी सेशन में, किसी वक्त दोपहर के बाद रख लिए। रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर सर। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अहमियत रखता है कराची के लिए ये प्रोजेक्ट, और मैं आपके से और वजिया कमर साहिबा का भी बेहद मशकूर हूँ कि जो बात की गई है कि कोई भी आज हो या कल हो कोई एक प्रेजेंटेशन रखें, और मेरी नॉलेज भी यही थी कि 2025 में ये कंप्लीट हो रहा है। तो बहरहाल और भी जो मेंबरान हैं जिनको नहीं पता हो उसके बारे में पता चल जाए, और जैसे कि अगर सिंध हुकूमत के हवाले से या कहीं भी कोई इशू हो तो उसको भी हम बेहतर तरीके से, तो मैं आपका मशकूर हूँ इस बात पहले तो प्लानिंग खुद ही देख लेना, प्लानिंग प्रेजेंटेशन देगी आप लोगों के, उसमें अगर सिंध को बुलाने की ज़रूरत है या किसी और को तो कर ले। मैं एक और सप्लीमेंट्री दे देता हूँ, ये चूँकि इम्पॉर्टेंट इशू है। मुस्तफ़ा कमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये इसको एक शहर का प्रोजेक्ट K4 को समझने के बजाय इसको नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट समझा जाए, और मैं बहुत एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ हमारी जो फाजिल मेंबर साहिबा हैं, ये कॉस्ट जो इसकी जो तकरीबन 300 अरब पे जा चुकी है, 125 अरब रुपए कॉस्ट नहीं है इसकी। और जो ऑगमेंटेशन की बात हो रही है, ऑगमेंटेशन से K4 का डायरेक्ट उसकी डेवलपमेंट का ताल्लुक नहीं। ऑगमेंटेशन उसको कह रहे हैं जो शहर के अंदर लाइनें, मेन ट्रंक लाइनें डलनी हैं, और K4 तो 130 किलोमीटर जो है वो किंजर लेक से कराची तक का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कोई ऑगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी सर रिक्वेस्ट ये होगी कि इस प्रोजेक्ट को, K4 के प्रोजेक्ट को, आपका ऑफिस सर इसको एक स्पेशल जो है वो कोई जगह दे, और आप इसको नेशनल इंटरेस्ट, क्यों मैं कह रहा हूँ कि कराची में आप फिक्र ना करें, हम सब के दिल में है ये प्रोजेक्ट। मैं जगह दिल में बनाते हैं, प्रेजेंटेशन लीजिए। नहीं सर, मैं इसकी रीज़न बता दूं सर। मुझे मेरी जहाँ ज़रूरत होगी, मुझे मीटिंग बुलाने की ज़रूरत होगी, मैं भी बुला लूँगा। उसमें हम प्लानिंग को भी रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें सिंध गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें आप लोग जितने हैं मैनेजर हैं कराची से उनको भी करेंगे। 1 मिनट मुझे दे दें, अगर मैं आपको रीज़न बता करेंगे जी। 1 मिनट दे दें मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, इंडस्ट्रियलाइज शहर है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे,
50% एक्सपोर्ट जो है वो मुल्क की वहाँ से जाती है। पूरी इंडस्ट्रीज़ में पानी नहीं है सर, जो अगर हम कमाते हैं तो पूरे मुल्क को शेयर करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, और फिर इस वजह से वहाँ पर जो है वो जो पानी का कारोबार एक माफिया बन गया है। लोग अपने ड्रग्स के काम को छोड़कर जो है ना वो पानी बेचने का काम कर रहे हैं शहर में। अगर इसको सिर्फ आइसोलेशन में शहर के ऊपर या वैसे ही छोड़ दिया गया तो ये फिर सर ये डिजास्टर हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो ये इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ऑफिस से अगर इसके ऊपर तवज्जो रहेगी तो जाकर इसको नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट कंसिडर करके इस पे काम करना चाहिए। मेरे ऑफिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये पार्लियामेंट है, तो ये पार्लियामेंट के हम फ्लोर पे लेंगे। वजिया साहबा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्वेश्चन आज जब ख़त्म होगा, यू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर मिनिस्ट्री, मिनिस्टर साहब से, उनसे पूछ के आज का टाइम होता है जितने MNAs अवेलेबल आज करा दें, कल का होता है कल करके, तो वो नहीं, पहले आप लोग अपनी पोजीशन तो बताएं ना, फिर सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर लेंगे उनकी ज़रूरत जब होगी। बट पहले यहाँ से पता चले, प्रोग्रेस का पता चले। आपके पास सेक्शन होगा इसमें प्लानिंग में जो कि वाटर से डील करता होगा इस इशू से, पहले उनको कर लें, फिर हम आगे माइक खोलें। 9% थी प्रोग्रेस, आज के दिन में 51% है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। और साथ ये कि K4 के प्रोजेक्ट्स में से एक कंपोनेंट वो है जिसके बारे में मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने सवाल किया है, जो कि 126 बिलियन 2014 से ये चल रहा है। अगर इसको मंथली आप फॉलो करेंगे तो ये टाइमली होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर डिले हो जाएगा। बिल्कुल ठीक जी, मिनिस्ट्री इसको फॉलो अप करेगी। सैयद वसीम हुसैन साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। विप साहब नहीं तशरीफ रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू सर। 119 आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर, मैं इस पे ख़ास तौर से इस इशू पे हमेशा जब भी बात करता हूँ आप मुझे काफ़ी मदद और रहनुमाई करते हैं, तो मैं इस जवाब से मुतमईन हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तमाम मिनिस्ट्रियाँ और तमाम इदारे इसी तरीके से अपना मिनिमम वेज दें। थैंक यू सर। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेरिटेज की कल्चर की तरफ से कोई साहब तशरीफ रखते हैं? ये अपने सेक्रेटरी साहब को बताइएगा, जो आज मेंबर साहब ने कमेंट दिया, ही इज़ अप्रिशिएटेड कि आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। जी फरा नास अकबर साहब, जी माइक खोलें। फरा नास साहब जी। Thank you, Mr. Speaker. I'll convey this to our minister, and inshallah we will further work on it. और इसके progress पे और भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुसर्रत रफ़ीक महसर साहबा। मेरा सवाल नंबर है 120। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और हमारा अगले 3 सालों में इजाफे का हदफ क्या है? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जुल्फ़िकार भट्टी साहब। जनाब स्पीकर साहब, जो ये इनका एक जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था वो था इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का। इसमें ये तो इनका सारा टेबल आ गया। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है इसमें हमारी नेशनल जो टैरिफ पॉलिसी 2019 जो है उसके मुताबिक हमने जो जितनी भी अपना इसके टैरिफ लाइंस थी 7580 टैरिफ लाइंस थी, तो 6500 टैरिफ लाइंस जो हैं उनको हमने रैशनलाइज किया है। हमने 2198 टैरिफ लाइंस को जो है वो नीचे हम लेके आए हैं, ज़ीरो पे लेके आए हैं, और 22 बिलियंस रिलीफ हमने इंडस्ट्री को और ट्रेडर्स को दिया है। और इसके अलावा हमने जो सेक्टर स्टडीज़ हैं, डाइज में है, डेयरी में है, पोल्ट्री में है, फार्मा में है, केमिकल्स में है, और इसके अलावा आयरन और स्टील में है। उन्होंने पूछा कि उन्होंने एक्सपोर्ट के बारे में पूछा है। ये एक्सपोर्ट के बारे में ये है कि हम जब दो चीज़ें हैं कि हमने हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और अपनी जो है इंपोर्ट है उसको कम करें। और वो तो ठीक है, मैं फिर से ज़रा सवाल रिपीट कीजिए जी। मुसर्रत साहब सवाल रिपीट कीजिए जी। कि पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और हमारा अगले 3 सालों में इजाफे का हदफ क्या है? जी भट्टी साहब।
भट्टी साहब का जब हम अपनी इंपोर्ट को कम करेंगे और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो उस एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 तो ये है कि हम इस पे एक्सपो कर रहे हैं, हम इस पे अपनी जो है अपनी टैरिफ पॉलिसी लेके आए हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट हो और हम अपना जो फॉरेन ट्रेड है उसमें हमारे फॉरेन अताशी जो है। ठीक है, जवाब आ गया। सप्लीमेंट्री सैयद हफीजुद्दीन साहब जी, माइक खोलें हफीजुद्दीन साहब का। सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बायलैटरल ट्रेड्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमारे पास हमारी पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल ख़ास तौर पे पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें एक्सपोर्ट का उन्सर शामिल करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती हैं, जिस पे मैं समझता हूँ हमारी कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है और उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क उसका तैयार करना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। मैं इसमें 2 जवाब लूँगा, एक मैं भट्टी साहब से लूँगा और एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अली परवेज साहब से लूँगा। वो दे जी, भट्टी साहब पहले आप दे दें। किस पे सर? ये जवाब इनका दे दीजिए ना, जो सवाल किया। नहीं, हम तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मैं यही कह रहा हूं। उन्होंने सवाल किया है कि जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको कई चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है, जब आप वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, इश्यूज़ हैं, तो उसकी पॉलिसी क्या है? तो उसमें ये था कि हमने अपना जो रॉ मटेरियल अगर हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा तो रॉ मटेरियल जो है वो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है और जो हम उसको देखें, आप अगर ये ग्राफ देखें तो इसमें हमारा रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट है वो हमारी बड़ी है और हमारी जो अपना इस पे कैपिटल गुड्स की जो है ना, मेरा ख्याल है तकरीबन आ गया जवाब। अली परवेज साहब, आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे? सर बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। सर ये जो मेंबर साहब ने सवाल किया है इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा के एक जामे और पायदार तरक्की की तरफ उसने अपना सफ़र करना है जी। अब उसके अंदर ये भी बात ठीक है कि कोई भी मुल्क जो है उसके पास हर किस्म के रॉ मटेरियल्स और हर किस्म की जो इनपुट्स होते हैं वो अपने पास नहीं होते और उनको ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए उनको बाहर के ममालिक से रॉ मटेरियल खाम माल को मंगवाना पड़ता है। तो जहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ, किसी किस्म की कोई कदगन, ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जब IMF के साथ प्रोग्राम भी जो आपका फाइनलाइज हो गया है उसके अंदर आप प्रोग्राम के अंदर हैं, तो किसी किस्म की कोई बंदिश आपके रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर नहीं है और इंडस्ट्रीज़ अपनी मंगवा सकती हैं। अब जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला पहलू है उसके अंदर कंपेटिटिवनेस के लिए भी बिजनेसेस की काम हो रहा है ताकि वो अपना बैरूनी जो मंडियों के अंदर जाके माल बेच सकें और इसके साथ साथ उनको एक्सेस टू फाइनेंस ताकि वो वर्किंग कैपिटल भी मीट कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकें, उनके ऊपर भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला आप इसके ऊपर बेहतरी बहुत जल्द देखेंगे। जी, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 1 मोहम्मद इकबाल साहब। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद हुसैन तारिक साहब। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 डॉक्टर सोबिया साहिबा। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन भी जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो मुझे आंसर दिया गया है तो तसल्ली बख्श, लेकिन सिर्फ कागज़ों की हद तक है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगी हुकूमत को कि उन्होंने कागज़ों में महंगाई कम कर दी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचा है। अभी तक आवाम जो है उसी महंगाई का सामना कर रही है। जो हमारी बुनियादी अशिया ज़रूरियात हैं वो अभी तक महंगी हैं, फल हों, सब्ज़ी हों, दवाइयाँ हों, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं और यहाँ तक के जो पैकेजेस मिल्क हैं वो भी हमारे महंगे हो गए हैं। तो मुझे इस बारे में थोड़ी तशवीश हो रही है कि अगर महंगाई कम हो रही है तो वो आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रही है।
जी मिनिस्टर फाइनेंस। बहुत शुक्रिया सर। सर जिस जज्बे के साथ ये ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने ये सवाल किया है मैं उसकी कदर करता हूँ, पर गुजारिश ये है कि हक़ाइक़ तो किसी के कहने से तब्दील नहीं हो जाते ना जी। जो महंगाई पिछले साल तकरीबन 38% के ऊपर थी, आज वही इदारा कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की और इस हुकूमत की क़यादत के अंदर वो 7% के अंदर आ गई हुई है। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात मैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा से करूंगा, महंगाई के कम होने का ये मतलब नहीं है कि कीमतें कम हो गई हैं, उसका मतलब ये है कि बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। तो उसको उसके दरमियान जो थोड़ी तफरीक है वो कर लें। और तीसरी चीज़ सर ये है कि जो महंगाई है वो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा टैक्स है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर उससे कम हो जाती है। पर हमें अगर बीमारी को अगर हम ध्यान अपना सारा बीमारी के ऊपर दें तो उसकी जो अलामत ये है, क्योंकि ये महंगाई उसकी एक अलामत की शक्ल के अंदर आती है जो अगले की मुश्किल करती है ज़िंदगी। तो जब बीमारी के ऊपर काबू पाएंगे चीज़ें खुद ब खुद ही बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और मैं इनको यकीन दहानी कराता हूँ इसके ऊपर पूरी तरह से इनकी इस जो तकलीफ़ और ग्रीवेंस का हमें एहसास भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भरपूर अंदाज में काम भी कर रहे हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 शाहिदा रहमानी साहब। कौन? जी पीर फजल अली शाह साहब, आप बोलना चाह सवाल पूछना चाह रहे हैं सप्लीमेंट्री? जी खोलें, माइक खोलें पीर फजल। शुक्रिया सर। सर मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि महंगाई कह रहे हैं कि कम हो रही है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये बिजली सस्ती कर देना, लोगों की पहुंच तक होनी चाहिए, तो शायद बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है इस मुल्क में। गुजारिश है बिजली कम होगी या नहीं, ये सवाल है मेरा। जी मिनिस्टर फाइनेंस जी, बिजली कम होगी या नहीं? सर शाह साहब ने जिस मसले की तरफ निशानदेही की है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी जो बिजली का शोबा है उसकी वजह से बेपनाह मसाइल एक आम आदमी के लिए भी, और उससे पहले जो एक्सपोर्ट्स की बात हो रही थी उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव असर आ रहा है। पर मेरे ख्याल से इसके ऊपर भरपूर अंदाज के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स भी बनाई हुई है, उसके ऊपर काम भी जारी है, और डिफरेंट इंटरवेंशंस जिनके बारे में आपने कुछ इम्प्रूवमेंट आती भी देखी है वो उसके ऊपर काम जारी है। बेहतर ये होगा कि मिनिस्टर पावर, अगर आप ये अगली दफ़ा उनसे डिटेल्ड प्रोग्राम बिजली की कीमत को कम करने का जो इंटरवेंशन हुकूमत जिसके ऊपर काम कर रही है, अगर पूरी प्रेजेंटेशन आप उसके ऊपर मांग लें तो मेरे ख्याल से बेहतर तसल्ली दे सकेंगे मेंबर की। जी शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहबा, क्वेश्चन नंबर 124। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 124 आंसर भी टेकन एज रेड। सर इन्होंने बड़े डिटेल से बताया है और तालबात की बताई कि तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आइन का जो आर्टिकल 25A कहता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को लाजमी तालीम दी जाए। और मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि अब इसके अंदर के कितनी तालबात ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, कितने स्कूल्स कम हैं, और इसके साथ ये कि KPK में जो सूरत हाल बताई गई वो इंतहाई तशवीशनाक है, और वहाँ पे कितने स्कूलों को धमाके से उड़ाया गया है और कितनी तालबात जो हैं वो स्कूल में नहीं जा सकती। तो ये मेरे डिटेल के साथ ज़रा जवाब दें। जी मोहतरमा फरहानाज अकबर साहब, माइक खोलें। जी शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। इनके जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पहला है, तो जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में 434 स्कूल्स हैं और उसमें रूरल और अर्बन में वो डिवाइड हुए हैं, और जो आप इनरोलमेंट अगर देखें बच्चियों की तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इनका क्वेश्चन जो था कि कितनी बच्चियां हैं, तो बच्चियों की इनरोलमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे स्कूल्स में। और उसके बाद ये एजुकेशन एमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब डिक्लेयर की थी तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो हमारे पास मैक्सिमम रिक्रूटमेंट की थी हमने टीचर्स की। उसके बाद मदर एंड चाइल्ड केयर भी किया था, और 50 अर्ली चाइल्ड एजुकेशन भी हमने उसमें शामिल किए थे, और ट्रेनिंग कोर्सेज भी नियत ने किए थे। फ्री मील प्रोग्राम्स भी किए थे, और इसमें जो भी प्रोविजंस थी, जो मिसिंग प्रोविजंस थी, वो सारे हमने किए थे। और ये जब हमारी स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन की हुई थी तो उसमें हमने विज़िट्स भी किए थे डिफरेंट स्कूल्स के। और अगर देखा जाए तो तालिबात जो हैं उनकी काफ़ी मतलब तादाद में हैं, वो रूरल में भी और अर्बन में भी। और मैक्सिमम जो इनरोलमेंट है वहाँ पे स्पेस भी है, और जहाँ पर स्पेस नहीं थी वहाँ पे हमने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं 50
स्कूल्स में रूरल में, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने ये इवनिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। जो ये कह रहे हैं ना, अगर कैपेसिटी नहीं है तो वो इवनिंग क्लासेस के थ्रू हम कर रहे हैं। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड वी विल कंटिन्यू टू डू इट इंशाल्लाह। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 जी, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर सोबिया साहिबा। थैंक यू सर। सर जितने बच्चों का और स्कूल्स का मैडम ने बताया है, सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इनको एजुकेशन के साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है वो कितने स्कूल्स में मुहैया की जा रही है? क्या वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं? और कौन कौन सी टेक्निकल एजुकेशंस हैं जो स्कूल्स में दी जा रही हैं? जी, फरहाना अकबर साहिबा का माइक खोलें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा वैलिड सवाल है और इस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह, और जैसे ही डाटा हमें मुहैया होगा तो वो हम इनको प्रोवाइड कर देंगे। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, द टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। नुज़रत साहिबा, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी सप्लीमेंट्री पूछें। नुज़रत सादिक साहिबा का जी, थैंक यू सो मच। मुझे एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी है, ये है 28 फरवरी 2024 की, जिसमें इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं अब उनकी तादाद 0 है, यानी कि ऑल हैव बिन एडजस्टेड एंड आर एनरोल्ड। अगर तो ये ख़बर दुरुस्त है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दुरुस्त नहीं है, और इन्होंने जवाब में यहाँ पे दिया है बी पार्ट में कि इन्होंने FDE ने एनरोल किया है 17,000 स्टूडेंट्स को, तो इसमें 17,000 में हमें पता है कि 80,000 का फिगर था जो कि एनरोलमेंट जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे। तो क्या ये जो फिगर है ये 17,000 का ये इतना ही है या इससे बढ़ गया है, उन्होंने ज़्यादा को एनरोल कर दिया? वो रिपोर्ट के बारे में भी बता दें। थैंक यू जी, शुक्रिया। फरहाना साहब। Again, this is a very valid question which Mrs. Nuzhat Sadiq Sahiba has asked. ये basically पाई ने किया था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्वे किया था और 26 मिलियन चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल, एंड इसी को देख के हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने ये अहद किया था कि हम पूरी कोशिश करें कि हम इनको स्कूल में लाएं, और उन्हीं के लिए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए थे। और अब जो अपडेट है वो अबाउट 80,000 स्टूडेंट्स हैं जो फेडरल कैपिटल में इनरोल हो गए हैं, एंड वो डेटा पाई के उस पे है, साइट पे है। इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक इट ऑन दैट, इट्स ऑन दैट। और एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हिना रबानी खर साहिबा, नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन 1 to 6 मिस मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन 1 to 7 मिस शाहिदा बेगम साहिबा, नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन 1 to 8 ओसामा अहमद मेला साहब, not present. Question 1 to 9 Mr. Naseem Ali Shah, not present. Question 130 Miss Asia Naz Tanoli Sahiba. अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर मैं ये पूछना चाहूँगी पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा से कि यहाँ पे जो जवाब दिया गया है उसके मुताबिक माहिर नफ्सियात की भर्ती में कमी के हवाले से मैं बात करूँगी कि आजकल के जो हालात देखे जा रहे हैं उसमें हर स्कूल में कम अज़ कम एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होनी चाहिए, और वो इसलिए ज़रूरी है कि इस दौर में जिस तरीके से परेशानी है, बच्चों के ख़ुदकुशी का अमवात जो है वो बढ़ती जा रही हैं, स्कूल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत अपसेट रहते हैं, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अब गाइडेंस के लिए कम से कम अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो स्कूल में ऐसे साइकोलॉजिस्ट मौजूद होने चाहिए जो वो उनको आगे आने वाले वक्त के मुताबिक तालीमी तौर पे भी और स्कूल में एक्टिविटीज़ के हवाले से भी उनको गाइड कर सकें। तो इस तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम है, क्योंकि बैरून ममालिक में भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह के कोई ऐसा प्लान है कि आगे कोई साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स में हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में? अगर ये मुमकिन है तो सर इसको ज़रूर इस इक़दाम को करना चाहिए कि इस वक्त बच्चों की परेशानी हम देखने में
बहुत ज़्यादा आ रही है और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और रिसेंटली ये इस तरह के जो हालात जो हमने लास्ट वीक देखे 10 रोज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। तो इस हवाले से ज़रूर जो है इस पर काम होना चाहिए। क्या कोई ऐसा प्लान है जो इस पर काम कर सकती है गवर्नमेंट? बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मोहतरमा फरानाज अकबर साहब। जी शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। इट्स अगेन अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो इन्होंने मुझसे पूछा है। तो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था और उसमें इन्होंने एफडी ने एक टीम बनाई थी साइकोलॉजिस्ट की जो डिफरेंट कॉलेजेस में और स्कूल्स में गए थे। उसमें 23 फीमेल्स थी एफजी कॉलेजेस से और दूसरे स्कूलों से 7 मेल्स थे। और ये सारा कंसल्टेंसी इन्होंने जब की और ये स्कूलों में इनके बाद एक और स्क्रीनिंग हुई और इन 30 साइकोलॉजिस्ट में से इन्होंने स्क्रीनिंग के बाद 10 फीमेल्स ली थी। इन फीमेल्स के साथ इन्होंने काम किया, डिफरेंट स्कूल्स में ये गए और वॉलंटरी इन्होंने काम किया। लेकिन इसमें जो मुश्किल हमें पेश आई थी वो ये थी कि पेरेंट्स का रिस्पांस वाज जस्ट 3%। वो ज़्यादा इसको नहीं इनकरेज कर रहे थे क्योंकि इसको एक्सेप्टेबिलिटी में भी आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अ पेरेंट टू एक्सेप्ट व्हाट देयर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू। तो उसके बाद जो इनका मोस्ट वैलिड क्वेश्चन का जो है कि अब हमने इसके बारे में क्या सोचा है, क्या कोई ऐसी पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है फाइनेंस डिवीज़न से कि अगर वो हमें कुछ इसके लिए दें तो फिर हम ये एक पोस्ट भी क्रिएट करेंगे। और क्योंकि ये 434 स्कूल्स का मामला है तो देखते हैं कि ये कितना हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये हमें एक पोस्ट क्रिएट कर दें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। पीर फजल शाह साहब, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहे हैं? जी सर। सर यही उन्होंने कहा कि फाइनेंस को लिखा है, मेरा भी यही सवाल था कि कोई ऐसी प्लानिंग है कि साइकोलॉजिस्ट लिए जाएं ताकि ये ख़ुदकशी के कम हो जाएं? जी फराना साहब। मैंने वही रिक्वेस्ट की है कि वी हैव अ प्रॉपर प्रोजेक्ट दैट वी हैव डेवलप्ड बट वी नीड, अगर प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू हमने करना है तो हमें ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें एक पोस्ट क्रिएट कर देगा जो फाइनेंस करें ताकि हम करें। और बेयरिंग इन माइंड अगर ये 434 स्कूल्स हैं तो अगर ये पर सेक्टर भी हमें 2 काउंसलर्स दे दें तो इट विल बी रियली गुड एंड बेनिफिशियल। चलें, थैंक यू। शुक्रिया। जुनेद साहब, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहे थे? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। सर क्वेश्चन नंबर 131। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया है यहाँ पे कि 2 अगस्त को फ़लस्तीन के जो हमास के लीडर थे इस्माइल हनिया, उनकी शहादत के बाद जो इस हाउस के तमाम बिजनेस को एडजेंट करके पूरे सेशन को कन्वर्ट कर दिया गया था कि उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए, और एक वज़ीर आज़म साहब ने इस जगह खड़े होकर एक रेजोल्यूशन पढ़ा था पूरा। ये 10 पॉइंट्स हैं इसके कि वो क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से क्या क्या करेगी। उसका पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है ना, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 जो वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ खड़े होकर 2 अगस्त को बात की थी, उसमें 2 बातें थीं कि हम वहाँ से वो स्टूडेंट्स लेकर आएंगे जो वहाँ पर अपनी तालीम नहीं मुकम्मल कर पा रहे, और दूसरी बात मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, दूसरी बात ये कही गई थी कि हम वहाँ से कुछ ज़ख्मी जो बच्चे हैं उनको वहाँ से उनकी फैमिलीज़ के साथ लेफ़्ट करेंगे और पाकिस्तान लेकर आएंगे। आज 2.5-3 महीने हो गए, कोई इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं है। जो जवाब भी आया है ना, मैंने जवाब देखा, उसके अंदर कोई ये डिटेल नहीं कि कितने लोग अब तक आए हैं स्टूडेंट या क्या। भी 2-4 दिन पहले देखा गया कि कुछ 4-5-10 लोग आए। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते इस मामले में मुनाफ़क़त से काम ना लिया जाए। इन 2 मामलों में मुनाफ़क़त से काम, पाकिस्तान का एक कौमी फरीज़ा है, हमारे 10 फैमिलीज़ को वहाँ से लेफ़्ट करने में कोई पाकिस्तान का ख़जाना जो है वो ख़र्च नहीं हो जाएगा, लेकिन कौमों में याद रह जाती है चीज़ें कि हम सिम्बॉलिकली तो कुछ करें खुदा के वास्ते। वज़ीर आज़म साहब ने खड़े होकर यहाँ पर ऐलान किया था, ये 10 पॉइंट पड़े थे, हमने पूरा सेशन जो है वो उस दिन एडजेंट करके इस वाली बात पे बात, अब दूसरे साने का इंतज़ार करेंगे, फिर कोई बड़ा वाक़या होगा, उसके बाद बैठकर फिर यहाँ पर तकरीरें करेंगे, चले जाते हैं। अजीब मुनाफ़क़त लगा रखी है। तो आपसे गुजारिश है कि रूलिंग दें सर कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो कम से कम इन 2 मामलों को सीरियस लेकर
एजुकेशन के हवाले से, और वहाँ से फैमिलीज़ के साथ बच्चों को, कुछ 10, 12, 20, 50 बच्चे जो कि ज़ख्मी हैं, उनको लाकर पाकिस्तान में उनका इलाज किया जाए। हम एज अ कौम कहीं खड़े होकर अपनी शक्ल तो दिखा सकें कम से कम। ये जवाब ठीक नहीं है जो जवाब दिया गया इसमें जवाब और सवाल के चक्कर में ना पड़े। ये कौमी फरीज़ा है, वज़ीर आज़म के पेपर को मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको सही किया जाए। ये मुनाफ़क़त से, हर बात में मुनाफ़क़त है, इसमें कम से कम मुनाफ़क़त ना करें। जी मोहतरमा फरहा नाज अकबर साहब। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। इन्होंने जो सवाल किया है उनके जवाबात एज इट इज़ वो दिए गए हैं, एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद देम, राइटली सो। जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये एक प्रोजेक्ट या इन्होंने लॉन्च किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की थी और ये इनिशिएटिव लिया था कि हम इनका ख्याल करेंगे, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे और जो अभी बच्चे आए हैं उनका नंबर अभी हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि दे केम थ्रू द ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड फॉरेन मिनिस्ट्री, और PMDC के साथ है, तो उनके साथ ये सिंक्रोनाइज़ किया है और उन्होंने अभी तक हमें नंबर नहीं दिया है। और जो PM साहब है उनके ये सारे प्रोजेक्ट्स अगेन माजरत के साथ इनकी फंडिंग, रिसोर्स और सप्लीमेंट्री फाइनेंस जो होगा उसके लिए हमने प्रोजेक्ट तैयार रखा है। वी आर जस्ट वेटिंग कि दे आर गोइंग टू बी फंडेड सो वी कैन एग्जीक्यूट आवर प्लान। थैंक यू। शुक्रिया। नहीं, इसको देख लेते हैं। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 शर्मिला साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा का माइक खोलें। स्पीकर साहब, क्वेश्चन 132। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। सर, सवाल का जवाब तो काफ़ी डिटेल में दिया गया है, बट इट्स अ वेरी वेरी जेनरिक रिप्लाई। ख़ास तौर पे जो मैंने सवाल का ए पार्ट पूछा था अबाउट इलिसिट फाइनेंशियल फ्लॉज एंड टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, सर बिलखुसूस मैं टैक्स इवेजन के हवाले से बात करना चाहूँगी। पिछले जो आउटगोइंग FBR चीफ थे जो बजट के दौरान थे, उन्होंने इस बात से कंसीड किया था दैट देयर इज़ अ टैक्स लैप्स ऑफ 6 ट्रिलियन। और इस वक्त के जो करंट FBR चीफ हैं उन्होंने एक और बहुत ही भयानक इंकशाफ किया है, वो ये ऑर्डर इन द हाउस, ऑनरेबल मेंबरान से है, tax। रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाएं। सामने ऑनरेबल मेंबर सवाल पूछ रहे हैं, तशरीफ रखें। सर हर जगह बातें हो रही हैं, मेरी कंसंट्रेशन भी नहीं रह पा रही है। तशरीफ रखें, ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट है तशरीफ रखें। अमीन अलग साहब तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर पिछले FBR चीफ ने एक टैक्स लैप्स का 6 ट्रिलियन का इंकशाफ किया था, विच आई एम श्योर इज़ करेक्ट, और उन्होंने अपनी इनएबिलिटी या नाअहली दिखाई कि जी देयर इज़ अ टैक्स लैप्स। सो अगर एक FBR चीफ बैठ के ये कहता है कि 6 ट्रिलियन का टैक्स लैप्स है तो फिर पकड़ेगा कौन? ये जो करंट FBR चीफ हैं इन्होंने एक नई भयानक सी बात हमें बताई पिछले दिनों कि देयर इज़ अ सेल्स टैक्स इवेजन ऑफ 3.4 ट्रिलियन एनुअली। सर ये बहुत भयानक बात है। 5 बड़ी कंपनीज़ हैं, 5% ऑफ दोज टैक्स पेयर्स जो ये सेल्स टैक्स इवेजन कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ में ज़रूर क्रेडिट दूंगी हुकूमत को कि पहली बार ये हुआ है कि CFOs को अरेस्ट किया गया है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑन डूइंग दिस, ये बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन सर ये जो हम पिछला जो मेरा क्वेश्चन था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के हवाले से कि हम इनको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, सर हम PIA और अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को बेच के अपना कर्जा उतार रहे हैं, अपने घर की चीज़ें बेच बेच के कर्जा उठा रहे हैं। अगर ये इक़दामात उठा लें और स्ट्रिंजेंट, मेरा दोस्त, आपका रिश्तेदार, मेरा रिश्तेदार, इर्रेलेवेंट, अगर हम ये टैक्स लैप्स और ये टैक्स की चोरी पकड़ लें तो शायद हमारे कर्जे उतर जाएं। सो मेरा सवाल ये होगा मिनिस्टर साहब से कि बताएं ऐसे क्या स्ट्रिंजेंट इक़दामात ले रहे हैं? ये जेनरिक से रिप्लाई ठीक है जी, ये कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, फलां करेंगे, पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, केस चलाएंगे। नो, इफ़ यू प्रूव्ड और आपके पास एविडेंस है कि ये सेल्स टैक्स की चोरी हो रही है खरबों रुपए में, सेल्स और टैक्स का इवेजन हो रहा है खरबों रुपए का, भाई बताएं आप किस तरीके से इसको पकड़ेंगे, किस तरीके से पैसा रिकवर करेंगे इन चोरों से? जी मिनिस्टर फाइनेंस अली परवेज साहब।
बहुत शुक्रिया सर। सर जो मेंबर साहिबा ने जो सवाल किया है, अब इसके 2-3 एलिमेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उन सब का जवाब दे सकूं। एक तो जो उन्होंने पहले अपने ख़दशे का इजहार किया कि जी आपको टेरर फाइनेंसिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इनको ये यकीन दहानी करा दूं कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखते हुए हुकूमत कवानीन को भी रेगुलरली रिव्यू करती है और उसकी इंस्पेक्शंस के ज़रिए जो दुनिया के मेयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं FATF की ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान निकल चुका हुआ है, उसके ऊपर भी काम वो रेगुलरली करती रहती है। अब जो टैक्स एवेजन की इन्होंने बात की और इसी से मिलता जुलता जो सवाल आज कॉल अटेंशन नोटिस की शक्ल के अंदर भी लगा है और उस वक्त भी मैं इसके ऊपर और आपको तफसील दे दूंगा, पर मैं मैडम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब आपके पास जो इस्लाहात का एक सिलसिला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर FBR के अंदर जारी है, जिसके अंदर आज भी उन्होंने 4 बजे मीटिंग रखी हुई है, उसके अंदर डिजिटलाइजेशन और जो मॉडर्न टूल्स आज आपको विजिबिलिटी मुहैया कर देते हैं जिससे आप एंड यूज़र तक पहुंच सकते हैं और आप उस डिटेक्शन को और उस इवेजन को काफ़ी हद तक आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ से जन्म ले रही है। तो उसके ऊपर हम उन टूल्स के ज़रिए लोगों को प्रोसिक्यूट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कवानीन की तब्दीली के साथ। और आपको ये अभी मार्च के अंदर जो SRO 350 एक आया है जिसके अंदर आपने जो इनपुट सेल्स टैक्स के अंदर जो चोरी जिसकी तरफ बात की है वो इनपुट टैक्स को जो गलत क्लेम किया जाता है उसके ज़रिए किया जाता है, तो उसके अंदर भी किस तरह से रिस्ट्रिक्शन करके आपने आउटपुट इनपुट को मैचिंग का और HS कोड के साथ उस निज़ाम को लिंकअप करके ऑटोमेटेड अंदाज में लेके करना चाह रहे हैं, वो भी तरीक़ेकार मौजूद है। पिछली सारी की सारी आप जो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यू उनको कोर्ट्स के अंदर प्रोसिक्यूशन के लिए भी लेके जा रहे हैं, तो ये हर एस्पेक्ट को देखते हुए एक जामे उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और अगर इनका कोई पर्टिकुलर कोई केस जिसके बारे में अगर ये कोई जानती हैं या कोई इनके पास इंफॉर्मेशन है वो दे दें, उसका भी मैं खास तौर पे इनको जवाब दिलवा दूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 133 ज़हरा वदूद फातमी साहिबा। स्पीकर साहब, मेरा जो क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे माशाल्लाह से उन्होंने बहुत लंबा उसका जवाब दिया है। ये नंबर पढ़ें। नंबर 133। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछे। शुक्रिया शुक्रिया स्पीकर साहब। ये सवाल का जवाब तो उन्होंने बहुत ही लंबा दिया, बड़े डिटेल में दिया है, और अगर ये सारे सवालात का जवाब जो उन्होंने दिया अगर ये वाकई सही है तो आई एम रियली वेरी प्राउड। लेकिन मेरा सवाल एक बात और आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दुनिया में बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है, आप जहाँ पे जाइए वहाँ पे इस पर काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में आप रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट कुछ सोच रही है कि उसको स्कूल की लेवल तक लेकर आए ताकि हमारे बच्चे माशाल्लाह से हमारे भी काफ़ी जीनियस बच्चे हो जाते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों पे, तो क्या गवर्नमेंट का कोई इरादा है कि इसको स्कूल प्राइमरी स्कूल में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि बच्चे भी उसको फ़ायदा उठा सकें? शुक्रिया। मोहतरमा फरहानाज़ अकबर साहिबा। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। जैसा कि आपको पता है कि ये अभी इसको मुश्किल से 1 साल हुआ है और ये अक्रॉस द कंट्री 31 यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम, और अभी यूनिवर्सिटीज़ की हद तक किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 50 तक पहुंच जाएंगे। और जहां तक स्कूलों का ताल्लुक है तो स्कूलों में भी हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द उसकी प्रोग्रेस भी हम इनको दे देंगे। शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर सोबिया साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। सर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि मुझे सबसे पहले तो ये बताइए मैडम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन सी रैंकिंग पर आती हैं पाकिस्तान की, और जो ये इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया है? जी फरहानाज़ साहिबा। जी जी ये जी यूनिवर्सिटीज़ के जो 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डू वांट नेम्स ऑफ? जी जी पब्लिक सेक्टर में अभी नहीं किया है, ये तो हमने अपने जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्तान में, कराची में, इधर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और इस्लामाबाद में है आपका,
और इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मैं जल्द, ये फ्रेश क्वेश्चन है, ये आई लेट यू नो व्हेन आई गेट द आंसर फ्रॉम द मिनिस्ट्री। थैंक यू। शुक्रिया। नुसरत सादिक साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल है कि वी ऑल नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स डेवलपिंग एट अ वेरी रैपिड पेस, और अगर ये अनमैनेज रही इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है। तो आया क्या रिसर्च हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई लेजिस्लेशन भी की जाए? क्या इसके ऊपर कोई गौर हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। फराना साहिबा। जी थैंक यू मिसेस नुसरत सादिक साहिबा। ये फ्रेश क्वेश्चन है जो आपने पूछा है लेजिस्लेशन के बारे में, तो मैं उनसे पूछ के फिर आपको जवाब दूंगी। थैंक यू जी, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 मिस ताहिरा औरंगजेब साहिबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 मिस आसिया नाज तनोली साहिबा। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 135। सर मेरे सवाल का जवाब तो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये एसोसिएट डिग्री के हवाले से बात की गई है कि 2 साला प्रोग्राम जो है इसमें मौजूद हैगा। सर एक तो ये सही तौर पे बच्चों को गाइड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी है। ऑनलाइन सिस्टम में बड़ी परेशानी है उनको कि वो उसको उनका वेब पेज ओपन नहीं होता। दूसरा सर एक चीज़ और है कि मुख्तलिफ़ शहरों में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ की एकेडमीज़ मौजूद हैं जो कि उनके लिए काम कर रही हैं, और वहाँ पे जो है उनके एडमिशन्स और रिज़ल्ट्स के हवाले से बाकायदा उनको गाइड भी किया जाता है। लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात आएंगी, और बाज़ एकेडमीज़ ऐसी हैं जो कि सही गाइड भी नहीं कर पाती और बच्चों का रश लगा होता है, वो एग्ज़ाम्स के दिनों में बड़ी परेशानी होती है। तो सर इसके ऊपर ज़रूर इनको काम करना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी, क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी इसमें ऑफ़र किए जाते हैं कि बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में जो है उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएँ, और इस तरह के प्रोग्राम्स भी हैं PhD लेवल पे भी और मास्टर लेवल पे भी? ये ज़रा बता दीजिए प्लीज़। शुक्रिया। फराना अकबर साहिबा। जी शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम अभी 2018 में जो पुराने स्टूडेंट्स थे BA के और BS के, उनको सिर्फ अलाउ किया जा रहा है कि वो इसको कंटिन्यू करें, और ये नया प्रोग्राम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये इंटरनेशनली जब उनको हम मैच करते थे वहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ, तो ये उनके मेयार पर पूरे नहीं उतरते थे। तो इसीलिए इन्होंने ये HSC ने मिल के ये BA BSc का जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रिज किया है। अब अगर कोई कंटिन्यू करना चाह रहे हैं विद द BS प्रोग्राम जो 2.5 साल का कर दिया है, तो इंशाल्लाह उसके साथ ये जो पॉलिसी है ये दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट इनको ये रेगुलेट करेंगे। और इसकी वजह से जो पहले क्रेडिट पॉइंट्स थे वो 50 थे, और इस नए प्रोग्राम से इनको 60 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा ऐड किए हैं कंपलसरी। और इंशाल्लाह जो इन्होंने स्कॉलरशिप का पूछा है तो वो भी इन्होंने करने हैं इम्प्लीमेंट। तो ये सारा कुछ आगे चलेगा। चूँकि ये नया प्रोग्राम है तो इसकी मॉनिटरिंग भी HSC कर रहा है, और शुरू में काफ़ी इसमें जो बच्चों ने एडमिशन लिया था, क्योंकि थोड़ी सी उनको समझाने की ज़रूरत थी, तो उनको जब अब कर दिया तो इंशाल्लाह अब उसकी इन्फ्लक्स भी ज़्यादा हो गई है और इनरोलमेंट भी ज़्यादा हो गई है पहले की बनिस्बत से जो 2019 में जब ये शुरू हुआ था। तो इंशाल्लाह इस पे काम जारी है। थैंक यू। शुक्रिया। डॉक्टर सोबिया साहिबा, लास्ट वन क्वेश्चन। जी थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बताया है नंबर 2 पे कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। सर नेटवर्क का इतना इशू है और आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो वो उन बच्चों के साथ किस तरह से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म रन करेंगे? और दूसरा ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज़्म किस तरह से हो रहा है और क्या पॉलिसी है, क्या वो बताना पसंद करेंगी? फराना साहब। जी शाहिदा, कैन यू प्लीज़ रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज़? थैंक यू। ये सोबिया साहबा का माइक खोले। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो आप कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं कि उसमें आप बच्चों को सिखाएंगे डिजिटल लर्निंग,
तो वो किस तरह से होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे बिजली की लोड शेडिंग है, बहुत जगह पे नेटवर्क का इशू है, तो वो बच्चे किस तरह से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को फॉलो करेंगे? और दूसरा, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म की पॉलिसी क्या है? जी, फरहाना साहब। शुक्रिया शाजिया साहिबा, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, स्पेशली जो वो होते हैं बिजली के इश्यूज आते हैं, तो ये HSC और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपस में ये इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन कॉलेजेस को, और इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू फाइंड एन अल्टरनेटिव फॉर दिस प्रोसेस इंशाल्लाह, एंड देन विल अपडेट यू विद द प्रोग्रेस। शुक्रिया। ये लास्ट क्वेश्चन है 136, मिस्टर मोहम्मद जावेद हनीफ खान। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 136, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। इसका बड़ा डिटेल में जवाब दिया गया। इनफैक्ट ये एक स्कीम जो है ऑन गोइंग स्कीम है, और ये प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पे शुरू की गई थी। कराची का इंडस्ट्रियल एरिया साइट का जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, उसकी रिहेबिलिटेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स थी, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो जवाब दिया गया है वो स्टार्ट हो रहा है इसके रिवीजन से। अर्लियर इसमें क्या हुआ इसके बारे में कोई पता नहीं है। पहले स्कीम जो थी 2 साल, तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं, उसमें क्या हुआ। अब स्टार्ट हुआ है कि जी रिवाइज़ की गई है, और रिवाइज़ का भी जो पूरा प्रोसेस तो मेहरबानी करके उन्होंने दे दिया है, लेकिन किसी जगह ये उम्मीद नहीं दिलाई है कि ये प्रोसेस जो है कब कंप्लीट होगा। ये बताया गया है कि ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ फंसी हुई है, फ़लाँ जगह पे ये चीज़ फंसी हुई है, और उम्मीद दिलाई गई कि अगले 2 साल 3 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई टाइमलाइन नहीं है। मेरी दरख्वास्त ये है कि जो ऑफिशियल प्रोसेस हैं इनके, वो अपने लेवल पे इन्होंने रिजॉल्व करने हैं। उसको मेहरबानी करके रिक्वेस्ट ये है कि हमें ये बताया जाए कि सारी चीज़ें रिजॉल्व होके ये स्कीम कंप्लीट कब होगी। जी शुक्रिया। जी मोहतरमा वजीहा कमर साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये प्रोविंशियल डोमेन का ये प्रोजेक्ट है बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स की तरह से, और इसके अंदर कोई डिले ऐसा नहीं है जो कि नॉन रिलीज़ ऑफ फंड्स की वजह से हो। इसका फर्स्ट क्वार्टर जो है वो 530 मिलियन ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है, और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर के लिए CDWP की जो कि 13 अगस्त 2024 को मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ रिजर्वेशंस थी, और उनको कहा गया था कि आप इनसे अगर कंप्लाई कर लें तो ये फंड्स भी सेकेंड क्वार्टर के रिलीज़ कर दिए जाएंगे। 2 साल 8 महीने इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है प्रोजेक्ट का, अगर ये उससे कंप्लाई कर लेते हैं, जो कि टेंडरिंग के प्रोसेस में कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और वो कि कहा गया था कि इसका जवाब दे दें, अगर ये हो जाता है तो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से हम ऑथराइज़ करा के मिनिस्ट्री, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी जाएगी। और अभी सिर्फ इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी एक और चीज़ कि जो प्रोविंशियल जो होती हैं प्रोजेक्ट्स, उनके लिए प्लानिंग कमीशन 1 लाइनर बजट जो स्पॉन्सरिंग एजेंसीज़ हैं उनको दिया जाता है, ताकि जो स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट्स में फ़ंड्स की रीअप्रोप्रिएशन करके उनको दिया जा सके। तो ये उधर से भी देखा जा सकता है। और उसके अलावा अभी जो सिर्फ एक छोटा सा इसके अंदर एक लकूना है, वो अगर सिंध गवर्नमेंट से आ जाता है तो इसके अंदर कोई और ऐसी कबाहत नहीं है, कोई डिलेज और नहीं है इस तरह के। शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशंस। Ms. Zartaj Gul has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Awais Haider Jakhar has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Ali Sarfaraz has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Zubair Khan has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Nawaz Khan has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Nisar Ahmad has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Ghaus Mohammed has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Arshad Sahi has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted.
Mr. Muhammad Usman Badni has requested for the grant of leave from 17th to 19th and 23rd October 2024 till the conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Shabbir Ali Qureshi has requested for the grant of leave from 17th to 19th October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Bashir Khan has requested for the grant of leave from 17th to 19th October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Zulfikar Ali requested for the grant of leave from 17th to 19th October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Suhail Sultan has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Chandana Gulzar Khan has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Sanaullah Khan Masti Khail has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Dawar Khan Kundi has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Ali Khan Jadoon has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Fazal Mahmud Khan has requested for the grant of leave from 17th to 21st October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Azimuddin Zahid has requested for the grant of leave from 17th to 22nd October 2024. Is leave granted? Granted. Maulana Abdul Ghafoor Haidari has requested for the grant of leave for 22nd October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Farhan Chishti has requested for the grant of leave from 22nd October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Arshad Abdullah Vora has requested for the grant of leave for 22nd October 2024. Is leave granted? Granted. Sardar Muhammad Yusuf Zaman has requested for the grant of leave from 22nd October 2024. Is leave granted? Granted. Malik Saiful Maluk Khokhar has requested for the grant of leave from 22nd to 25th of October 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Abdul Aleem Khan has requested for the grant of leave for 24th and 25th October 2024. Is leave granted? Granted. Calling attention notice. Sayyid Naveed Kamar to move item number 3. Sir, I wish to invite the attention of Minister for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding alleged evasion and misappropriation in collection of general sales tax at large scale, causing grave concern amongst the public. Shukriya. Minister of Finance. जी सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने सर जिस इशू की तरफ इशारा किया है, ये अभी क्वेश्चन एंड आवर के अंदर भी उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी। मैं सिर्फ इनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हुकूमत इज़ फुली कॉग्निसेंट ऑफ दिस मैटर और संजीदगी के साथ टैक्स फ्रॉड, ना सिर्फ सेल्स टैक्स के बल्कि इनकम टैक्स के और बाकी के जो मामलात हैं उनके ऊपर संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने प्रिवेंशन के ऊपर भी बहुत से इक़दामात लिए हैं, जिसके अंदर आपने प्रीएम्प्टिव बेसिस के अंदर ऐसे रेगुलेशन और ऐसे कवानीन लेके आए हैं जिसकी वजह से फ्रॉड करना मुश्किल हो गया। एक तो ये भी आपने किया है, इसके साथ साथ डिटेक्शन के लिए भी एफबीआर के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश हो रही है और उसके अंदर एडिशनल जो वसाइल हैं वो भी मुहैया करने की कोशिश हो रही है और इसके अंदर बोथ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी और जो आपकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ से भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आपकी प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आप अगर किसी को फ्रॉड आप समझते हैं कि किसी आदमी ने किया है तो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी जो वसाइल और ट्रिब्यूनल्स को आपने उनको करामत करना है, उन सारे मामलात के ऊपर काम हो रहा है। अगर आप इसके अलावा स्पेसिफिक मेजर्स पूछना चाहेंगे तो आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विद यू हियर सर। बहुत शुक्रिया जी। जी नवीद कमर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। Sir, I would like to ask the Honourable Minister as to share with us the numbers in terms of what is the estimate of the sales tax that was supposed to be collected, and in a lot of cases where, because there is this allegation that the tax is actually collected
by the concerned people in the chain, but not deposited onwards. So what are the measures that are being taken for that? And if you can share with us the numbers in terms of how far behind are we in terms of actual collection versus both the estimates and the declared numbers. Minister of Finance. सर, जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो सवाल किया सर, उसके अगेन दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि जी कि क्या पैसा आपने प्रोटेक्ट किया या कितना पैसे की आपने रिकवरी की जो ये आपकी एवेजन के अंदर हो रही थी। तो मैं उसके ऊपर पहले इनको थोड़ा सा उसके ऊपर उसका एक मेजर इनको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 24 में तकरीबन 3,500 अरब की सेल्स टैक्स की कलेक्शन थी और जुलाई 2023 से लेके आज तक तकरीबन 701 अरब रुपए की ये जो फ्रॉड की कोशिश या इसकी डिटेक्शन की गई है, जिसके अंदर से 606 बिलियन के तकरीबन जो इनपुट जो क्लेम करने की कोशिश की जा रही थी उसको विद होल्ड किया गया है, जिसको आप प्रिवेंशन के ज़रिए वो आप रिकवरी समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल इनपुट पास ऑन हो गया था और जो ड्यू नहीं था उसमें 4 अरब की तकरीबन रिकवरी हो गई हुई है। 95 बिलियन की तकरीबन लिटिगेशन अभी कोर्ट्स के अंदर, इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन पड़ी हुई है। सर ये है। और सर जो आपने बात की कि प्रिवेंशन के लिए क्या काम हो रहा है, इसमें 2-3 इकदामात लिए गए हैं और मैं एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यू वुड अप्रिशिएट कि उससे आगे किस तरह से आसानी होगी। एक तो ये है सर कि आप जानते हैं कि प्राइमरीली ये जो फ्रॉड होता है ये या इंडिविजुअल्स के अंदर या एओपीज़ के अंदर या सिंगल जो आपकी मेंबर कंपनीज होती हैं उनके अंदर होता है, बिकॉज रजिस्टर्ड कॉरपोरेशंस के अंदर करना ये कदरे मुश्किल होता है। तो उसके अंदर हमने जो आप जानते हैं कि ये जो कंपनीज के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके रिन्यूअल को बायोमेट्रिक जो आपका जो उसकी अपडेशन है उसके साथ लिंक कर दिया है। तो योर मेंबरशिप एज ए एओपी वुड नॉट रिमेन वैलिड अगर आप सालाना उसके ऊपर आके अपना बायोमेट्रिक अपना उसके ऊपर टेस्ट नहीं कर देते। तो जब आप बायोमेट्रिक उसके ऊपर अपनी टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है यू विल लिंक दैट कंपनी टू अ लाइव इंडिविजुअल, और ये जो फौत शुदगान के नाम के ऊपर कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं जिनके थ्रू क्लियर किया जाता है सारी ट्रांजैक्शंस को, वो काम भी बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ एक SRO 350 सर अभी रिसेंटली निकाला गया है जिसके अंदर आपकी कंपनीज के ये जो सारे कॉरपोरेशन हैं इनके कैपिटल को देखते हुए अलार्म लेवल्स और रेड फ्लैग्स रेज करने की एक कैपेसिटी, जिस तरह से आप जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिसीट्स होती हैं उसी तरह यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करने का इंतज़ाम भी कर दिया गया, तो वो भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सर जो आपने इनपुट एडजस्टमेंट है वो सब्जेक्ट टू द बायर ऑल्सो सबमिटिंग हिज रिटर्न, एंड दोनों को ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए जब मैच होगा तो इनपुट की एडजस्टमेंट मिलेगी। तो आपने इस तरह से भी एक और चेक बिल्ड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो कमोडिटीज़ जिनके अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये एवेजन होती है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उसमें एक कमोडिटी कोल है, इसके अलावा लेड के अंदर होता है, स्क्रैप के अंदर ये बहुत काम होता है। तो वहाँ पे इन्वेंट्रीज़ को ये जो इनेक्चर्स फाइल होते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न्स के अंदर इन्वेंट्री के लेवल्स को भी मेंटेन किया जा रहा है, और जितनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होती है सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के आप उसको सेल कर सकते हैं, इनपुट क्लेम कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इन्वेंट्री, वो भी उसके अंदर सेफगार्ड बिल्ड कर दिया गया। तो इस तरह के बहुत से इकदाम लिए गए हैं। बट इफ़ यू ऑल्सो हैव सजेशंस तो आपकी कमेटी के अंदर, यू आर ऑल्सो चेयरिंग दी फाइनेंस कमेटी, आप ज़रूर बताइएगा। वी वांट टू इम्प्रूव ऑन दिस अरेंजमेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। सैयद रफ़ीउल्लाह टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं हमारे काबिल मिनिस्टर के होते हुए जवाबों का कोई मसला नहीं है, मसला सर पाकिस्तान की आवाम का है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ख़ुद कोई 11 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं जो टैक्स के मद में आ रहे हैं गरीब आदमी आम पाकिस्तानी देता है, लेकिन ख़जाने तक नहीं पहुंच रहे। तो ये स्टेटमेंट एक ज़माने में पिछले दौरे हुकूमत में भी एविएशन के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी थी, फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान भुगतता रहा। तो ये एक आम आदमी जब ये स्टेटमेंट देखेगा तो वो क्यों देगा टैक्स के? यार मेरा टैक्स, इनमें इतनी एहलियत नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ वो ये नहीं जमा कर पा रहे
और मैं और देता जाऊं तो गरीब आदमी की जेब से तो फिर भी पैसा निकल रहा है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। तो वो क्या इनके पास मैकेनिज्म नहीं है जो कि ये नहीं ला सकते कि ये पैसा जो एक आम आदमी दे रहा है वो खजाने में आए? सर पेम्पर तक तो इन्होंने छोड़ा नहीं, वो बच्चों को तो छोड़े, जो पेशेंट्स हैं उसके पेम्पर भी आप दूध उठा लें कि इन्होंने 17% बढ़ाया। एक दूध का पैकेट अगर 150 का था तो उन्होंने भी उसके ऊपर सोने पे सुहागा करके 17% इन्होंने बढ़ाया, 20-30% उन्होंने और बढ़ा दिया। आखिरकार गरीब आदमी ही फिस रहा है। कोई एक मैकेनिज्म लेके आए। अगर मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो ये भी बता दें कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन सिर्फ ये गोरख धंधा और अच्छे अल्फाज से अगर इस पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान के अवाम को सुकून मिलता है तो बेशक मिनिस्टर साहब फिर सुना दें और हम सुन लेते हैं। मिनिस्टर फाइनेंस, माइक खोलें। अली परवेज साहब। जी सर। सर मेरे ऑनरेबल भाई ने जिन जज्बात का इजहार किया मैं इनकी कदर करता हूँ, और यकीनन पाकिस्तान को अगर आपने ये जो गरीब आवाम के ऊपर बोझ कम करना है, जो सेल्स टैक्स की शक्ल के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल के अंदर उनके ऊपर लागू होता है, तो हमें डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना होगा, और जिसकी वजह से आपको आमदनियों को, जो तबकात यहाँ पे टैक्स के नेट से बचे हुए हैं या जो अपने हिस्से के मुताबिक अपना बोझ नहीं उठाते, जब तक हम उनके ऊपर ये सारे का सारा बोझ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपको मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं वो इनके जो जज्बात हैं उनकी कदर करता हूँ, बट इसके साथ साथ मेरे भाई अगर इस चीज़ को भी एक्नॉलेज कर लेते थे कि पिछले 25-30 साल के अंदर पिछला साल शायद वो पहला साल था जिसके अंदर पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस को अचीव किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो खसारे, जो इस महंगाई की जो एक आम आदमी के लिए सबसे बड़े टैक्स की शक्ल के अंदर उसकी आमदनी के ऊपर गिरते हैं, उसके ऊपर बेहद एक्सटेंट तक काबू पा लिया गया। अगर 2 लफ्ज़ उसके लिए भी कह देते तो मैं इनका सानमंद होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस चीज़ का एहसास किया। बट सर मैंने अब जो दूसरा जो पहलू इनका था कि जो टैक्स कलेक्ट होता है क्या वो ख़जाने के अंदर जमा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं उसके ऊपर गुजारिश ये करूँगा। नवीद कमर साहब ने जब सवाल रेज़ किया था तो मैंने बताया था कि उस फ्रॉड को आप कंट्रोल करने के लिए किस तरह से डिटेक्शन की अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, प्रिवेंशन के लिए आपने क्या किया है, और अगर किसी ने चोरी और फ्रॉड और इस मुल्क के ख़जाने से कोई पैसे निकाल के कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए तो उनकी कानूनी चाराजोई के लिए हम किस तरह से अपने वसाइल बढ़ा रहे हैं, मैंने उसका डिटेल जवाब दे दिया। अगर मेरे भाई किसी एक पर्टिकुलर मामले के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं इनसे ज़ाती तौर में भी इनकी अदालत में हाजिर होकर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बट हुकूमत भरपूर अंदाज के अंदर फ्रॉड के ऊपर काबू पाने के लिए, गरीब आदमी के ऊपर से बोझ को अमीर आदमी के ऊपर या साहिब हैसियत आदमी के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए भी भरपूर अंदाज के ऊपर कोशिश करिए। मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मिस्टर अब्दुल कादिर पटेल टू आस्क 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट मिस्टर एजाज हुसैन जखरानी साहब। Not present. Miss Isabel Zehri Saiba. Not present. Item number 4. जी सेनेटर आज़म नज़ीर तारा, मिनिस्टर फॉर लॉ, ये मिनिस्टर फाइनेंस मूव करेंगे इसके। जी सर। सर on behalf of the Minister for Law and Justice and Parliamentary Affairs, I beg to move the bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once, sir. Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority Act 2020, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024 is reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. The question is that the clause 2 stand part of the bill. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question is that the clause 3 do stand part of the bill. All those in favor it may say aye.
All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the clause 1 preamble short title do stand part of the bill. जी ये हाउस से है कि प्लीज़ ये आप इसमें हिस्सा डालें, और मैं दोबारा पढ़ता हूँ. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and so the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 5, Senator Azim Tarar Ali Saab करेंगे. Minister Finance का mic खोले please. जी सर. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority Act 2020 be passed. Ji, now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority Act 2020, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the motion is adopted, and consequently the bill is passed. Question number 8, Ms. Alia Kamran Sahaba. जी शुक्रिया मोहतरम. जी मैं वज़ीर इंचार्ज बराए काबीना सेक्रेटरीट की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहूँगी, जो खसूसी CSS इम्तहानात 2023 के नताइज में ताख़ीर से मुतल्लिक है. जी कौन इसका जवाब देगा? मिनिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरीट, मिनिस्टर फाइनेंस, माइक खोलें. सर ये ऑनरेबल मेंबर ने जिस इशू की निशानदेही की है, इसको देखते हुए सर जो DG FPSC हैं उनको यहाँ पे बुला लिया गया है जी. उनसे पूछ के इसका जो जवाब है वो मैं मेंबर साहिबा को पहुँचा देता हूँ कि जिसके लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, कि ये डिले क्यों हुआ है और इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा. जी शुक्रिया. मिस आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन. जी सर. जी सर, ये इम्तिहान जो है बलूचिस्तान के लिए सर एक स्पेशल ये जो इम्तिहान था CSS के कोटे के मुताबिक बलूचिस्तान की जो शेयर की कमी है उसको पूरा करने के लिए, और मेरे ख़्याल में इसको 1 साल से ज़ायद का अरसा जो है सर गुजर गया इस इम्तिहान को. मोहतरम दुनिया भर के अंदर नताइज की फेयरनेस के लिए आज की ये जो दुनिया है नताइज उसी रात जारी कर दिए जाते हैं. सर हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें पहले तो अपना कोटा नहीं मिलता, और अगर उन्हें कोटे का लॉलीपॉप दे भी दिया जाता है तो सर फिर उनके बच्चे मुद्दतों जो है अपने इम्तिहानात के नताइज का सर वो इंतज़ार करते रहते हैं. मोहतरम ये एक यकीनन तशवीशनाक बात है कि इतना 1 साल का अरसा हो गया है. मोहतरम आपकी तवज्जो दरकार है सर यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है, आपकी तवज्जो चाहती हूँ सर. जी आप एक सवाल पूछें. इस ऐवान की भी तवज्जो चाहती हूँ सर, ये बहुत अहम इशू है. यकीनन सर ये एक बहुत तशवीशनाक बात है कि 1 साल का अरसा हो गया है, और उस अरसे के दौरान अगर पेपर्स की चेकिंग नहीं हो पा रही या रिज़ल्ट को तरतीब नहीं दिया जा रहा, तो क्यों सर जो CSS का इम्तिहान पूरे पाकिस्तान का सर लिया जाता है उसके अंदर 6 से 7 माह लगते हैं उसके नताइज आने में, और ये इम्तिहान एक स्पेशल इम्तिहान था जो बलूचिस्तान के लोगों का बच्चों का लिया गया, तो उसमें कितनी तादाद थी बच्चों की, और वो इतना अरसा हो गया और उसका नताइज नहीं निकल रहे. सर एक तरफ तो ये जो देर हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दोनों एंड्स सर ये जो इसके मुतल्लिका एंड्स हैं इसके ऊपर जो है ये उसकी नाअहली की गमाजी है. दूसरा सर ये शक व शुबहात में भी मुब्तला कर रहा है इस चीज़ को कि यकीनन कोई गड़बड़ है. सर जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर इस डिले की वजह से जो है नाउम्मीद हो रहे हैं, मायूसी का शिकार हो रहे हैं. सर एक कोई कट ऑफ डेट अगर आप हमें दे दीजिए कि इस तारीख तक नताइज का ऐलान हो जाएगा तो उन बच्चों में जो मायूसी पैदा हो रही है उससे बचाया जा सकेगा. जी मिनिस्टर फाइनेंस अली साहब का माइक खोलें. जी सर, ये मेंबर साहिबा ने जो बात की है सर बिल्कुल मुनासिब है, और
ये मैं इसके ऊपर जो सेक्रेटरी साहब से जवाब मंगवा के, क्योंकि डीजी साहब भी यहाँ पे हैं, इनकी आज बिफोर क्लोज ऑफ डे सर इनको जवाब दे के जो ये खदशात जिनकी तरफ इन्होंने निशानदेही की उसका जवाब इनको दिलवा देता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। The House is adjourned to meet again on Thursday, the 24th October 2024 at 11 a.m.